जरा सोचिए, आपकी 13 साल की बेटी गर्मियों की छुट्टियों में एक कैंप में गई है, जहां वो खेलेगी, हंसेगी, नए दोस्त बनाएगी। उसकी मासूम हंसी से पूरा कैंप गूंज उठेगा। हर कोने में उसकी खिलखिलाहट सुनाई देगी। आपने उसे खुशी खुशी विदा किया था, यह सोचकर कि प्रकृति की गोद में शहर की आपाधापी से दूर वह पूरी तरह सुरक्षित और खुश रहेगी। लेकिन फिर आती है एक काली रात। आपके फोन की घंटी बजती है। आधी रात का सन्नाटा चीरती हुई उस घंटी की आवाज आपके दिल को दहला देती है। आप सहमे हुए फोन उठाते हैं और सामने से एक ठंडी बेजान आवाज आती है, हमें अफसोस है सर मैम, आपकी बेटी कैंप में अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, दुनिया मानो थम सी जाती है। एक कैंप, एक शांत नदी, और पलक झपकते ही 150 से 250 मासूम जाने पानी में समा गई। बच्चों की चीखें, बड़ों की पुकारे, सब उस तूफानी धार में गुम हो गई। और क्या आपको पता है, इस खौफनाक सच्चाई को दुनिया से लगभग छिपा दिया गया। बड़े बड़े मीडिया घरानों ने इसे अनदेखा किया, सरकारों ने चुप्पी साध ली। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे दबा दिया गया ताकि कोई सवाल ना उठा सके, कोई जवाब न मांग सके। यह है अमेरिका के टेक्सास राज्य की एक अनसुनी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो सिस्टम की लापरवाही, मानवीय चूक और मीडिया के दोहरे मापदंड का स्याह सच उजागर करती है। और आप देख रहे हैं सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और अनदेखी कहानियां लोगों तक पहुंचती रहे ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को छिपाया ना जा सके, तो इस वीडियो को लाइक करें, सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी सच्चाई आपसे छुपती न रहे, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है। कैंप मिस्टिक, एक स्वर्ग जो नरक बन गया। टेक्सास के रमणीय हिल कंट्री में बसा था कैंप मिस्टिक। चारों ओर हरे भरे पहाड़, कल कल करती शांत नदी और स्वच्छ हवा। यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। साल 1926 से हर गर्मी में यह कैंप में जाने कितनी छोटी बच्चियों के लिए घर बनता था। शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में वे खेलती थीं, प्रार्थना करती थीं और आजादी से जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाती थीं। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे प्रकृति के करीब रहे, कैसे दोस्त बनाए और कैसे आत्मनिर्भर बने। माता पिता को इस कैंप पर अटूट विश्वास था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटियां यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, ईश्वर के साए में। सब कुछ खूबसूरत था, पर 4 जुलाई 2025 की वो मनहूस रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वो रात जब नदी दानव बन गई, रात के ठीक 2 बजे। कैंप से सटी ग्वाडेल नदी, जो हमेशा शांत, धीमी और मधुर स्वर में बहती थी, जिस पर बच्चे अटखेलिया करते थे, अचानक एक खतरनाक दानव में बदल गई। रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 20 मिनट के भीतर नदी का जल स्तर 8 फीट से बढ़कर चौंका देने वाले 34 फीट तक पहुंच गया। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कैसे एक शांत नदी इतनी कम देर में इतनी विनाशकारी हो सकती है। कैबिन्स के अंदर पानी घुस आया। नींद में डूबे बच्चे डर के मारे चीखने लगे। उनकी चीखें पानी के शोर में डूब गई। बिजली गुल हो गई। फोन के नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। हर संपर्क कट गया। बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। कुछ ने किसी तरह केबिन की छत पर पनाह ली, कुछ अपनी जान बचाने के लिए पेद्धों पर चढ़ गए, पर कई उस तूफानी धार में बहते चले गए, कभी न लौटने के लिए। उनकी छोटी छोटी जिंदगियां उस पानी में गुम हो गई, जैसे रेत के कण पानी में घुल जाते हैं। एक नायक की अंतिम कुर्बानी। कैंप के मालिक थे डिक ईस्टलैंड, 66 साल के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और सेवा में बिताई थी। बाढ़ के उस भयावह मंजर में भी जब हर कोई अपनी जान बचाने को भाग रहा था, उन्होंने कैंप नहीं छोड़ा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाने में जुटे थे। उन्होंने 4 छोटी लड़कियों को अपने कंधों पर उठाया और सुरक्षित निकालने की कोशिश की। वे उन्हें ऊंची जमीन की ओर ले जा रहे थे, जब का बहाव इतना जबरदस्त था कि वह खुद उसमें समा गए। उनकी अंतिम सांसें उन बच्चों को बचाने की कोशिश में निकली। उनका शव 2 दिन बाद 30 किलोमीटर दूर मिला। आज भी लोग उन्हें एक सच्चे नायक के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वे एक सच्चे संरक्षक थे, जिन्होंने अंत तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुबह का भयावह मंजर। सुबह की पहली किरण के साथ जब अंधेरा छटा, तब तबाही का असली मंजर आया। हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू बोट्स और सर्च टीमें पहुंची। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 27 मासूम जिंदगियां उस बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी थी और 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता थे। उनके माता पिता दूर से आए थे। उनकी आंखों में बच्चों को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मिली थी सिर्फ निराशा। माता पिता को फोन पर बच्चों की तस्वीरें दिखाई गईं, कुछ कपड़ों के टुकड़े दिखाए गए और एक खौफनाक सवाल पूछा गया, पहचानिए क्या ये आपकी बेटी का है? यह मंजर रूह कंपा देने वाला था। एक माँ के लिए इससे बड़ी दिद्धा दर्द
और क्या हो सकता है कि उसे अपनी बेटी के बचे हुए अवशेषों को पहचानना पड़ी? सिस्टम की लापरवाही, एक अनदेखी त्रासदी का असली कारण कैंप में एक सबसे बड़ी चूक थी, चेतावनी प्रणाली का न होना। सोचिए, सिर्फ एक फोन अलर्ट सिस्टम था, लेकिन बाढ़ के वक्त कोई सिग्नल ही नहीं था क्योंकि बिजली गुल हो चुकी थी और नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। किसी भी तरह का इमरजेंसी सायरन सिस्टम नहीं था जिससे बच्चों और स्टाफ को समय रहते अलर्ट किया जा सकता। न कोई आपदा ड्रिल की गई थी, न कोई उचित सुरक्षा जांच। कागज पर सब कुछ सुरक्षित था, सारे नियम कायदे पूरे किए गए थे, पर जमीनी हकीकत मौत का खेल खेल रही थी। यह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति थी जो बच्चों की जान पर भारी पड़ी। जरा सोचिए, अगर यह भयानक हादसा भारत में होता और 150 से 250 मासूम बच्चे एक कैंप में मारे जाते तो क्या होता? BBC, CNN, हर अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल चीख चीख कर कहता, इंडिया अनसेफ सिस्टम फेलियर, पुअर कंट्री, पुअर मैनेजमेंट। हर भारतीय चैनल पर बहसें होती, नेताओं से सवाल पूछे जाते, पूरे देश में आक्रोश फैल जाता। लेकिन क्योंकि यह घटना अमेरिका में हुई तो दुनिया ने खामोशी ओढ़ ली। क्या एक विकसित देश होने का मतलब है कि उनकी गलतियां पर्दे के पीछे छिप जाए, उन पर सवाल न उठाए जाए? क्या विकास का मतलब अपनी गलतियों को छुपाना है? तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, वी आर हेल्पिंग। यह सिर्फ एक बयान था, खोखले शब्द। लेकिन उनकी सरकार ने 2022 के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, वी आर हेल्पिंग। यह सिर्फ एक बयान था, खोखले शब्द। लेकिन उनकी सरकार ने 2022 के बाद फेमा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का बजट 20% कम कर दिया था, जो आपदा राहत और आपातकालीन प्रणालियों के लिए होता है। जिस एजेंसी का काम लोगों को आपदा से बचाना है, उसी का बजट कम कर दिया गया। न कोई सायरन सिस्टम था, न कोई प्रशिक्षित टीम तैयार थी जो ऐसी आपात स्थिति से निपट सके। कैंप के सुरक्षा दस्तावेज तो तैयार थे, लेकिन जमीनी कार्रवाई शून्य थी। यह सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं था, यह सिस्टम की खराब योजना और लापरवाही का नतीजा था। यह मानवीय चूक थी जिसने इन मासूम जिंदगियों को लील लिया। मीडिया का दोहरा मापदंड, 129 मासूम लड़कियों की मौत, और मुख्यधारा मीडिया ने इस खबर को मुश्किल से कवर किया। न कोई वायरल न्यूज बनी, न कोई देशव्यापी आक्रोश। यह सिर्फ एक छोटी सी साइड न्यूज बनकर रह गई, जिसे कुछ ही दिनों में भुला दिया गया। अगर यह भारत में होता तो दुनिया भर का मीडिया इस पर लगा रहता। घंटों बहसें होती, विशेष रिपोर्टें बनती, हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलती। लेकिन अमेरिका में हुआ तो सब चुप। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? क्या किसी की जान की कीमत उसके देश से तय होती है? क्या अमीर देश की गलती कम गंभीर होती है? आज भी कई माँ बाप उस कैंप के गेट के बाहर खड़े हैं। उनकी आंखों में थकान है, दिल में दर्द और होठों पर अनकही प्रार्थना। उनके हाथों में अपनी बेटी की तस्वीर है और आंखों में बस एक अधूरी उम्मीद, शायद मेरी बेटी मिल जाए। लेकिन उनके दिल का हर कोना जानता है वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हर सुबह वे इसी उम्मीद में जागते हैं और हर रात इसी दर्द के साथ सो जाते हैं। यह सब सिर्फ बाढ़ की वजह से नहीं हुआ, यह इंसानों की गलती थी, सिस्टम की गलती थी, नेतृत्व की गलती थी। आप बताओ, कमेंट में लिखो कि अगर यह हादसा भारत में होता तो मीडिया और दुनिया कैसे रिएक्ट करती? क्या आपको लगता है कि अमेरिका में ऐसी घटनाओं को दबा दिया जाता है? इस वीडियो को शेयर करो ताकि यह सच उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, ताकि किसी और देश में ऐसी लापरवाही को छिपाया ना जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी असली और निडर कहानियां लाते रहे तो हमारे सच ये कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलता है आपको वो सच जो और कोई नहीं बताता। धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।